दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों के बीच गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और आधुनिक भारत की तस्वीर को रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, भारत जिस दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के आधार पर ही नहीं बल्कि भारतीयता की जो भावना थी, जो परंपरागत शास्त्रीयता की अवधारणा थी और मध्यकालीन जो चिंतन का आविर्भाव हुआ था, विकास हुआ था, वह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका था। उसके अलावा उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के तहत उभरने वाली चुनौतियों के बीच जो आधुनिक भारतीय समाज संघर्षशील थी या संघर्षशील था, उसका मंथन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी विचारधारा में इन सभी बातों को आत्मसात करते हुए भारत की नई तस्वीर खींचने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसे में मॉडर्न इंडिया का एक विजनरी आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित किया जाए तो किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं उत्पन्न होगा। हालांकि आज जो है नेहरूवादी चिंतन को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें न तो किसी प्रकार की समाजशास्त्रीय पूछ है या न ही किसी प्रकार का विवेकशील चिंतन है। बिना उनके कार्यों का अध्ययन किए हुए, समझे हुए नेहरूवादी विचारधारा पर हम सभी समाज के कुछ वर्ग जो हैं चिंतनशील हैं और नेहरू की विचारधारा या नेहरूवादी विचारधारा के चिंतन के संदर्भ में इंडिया आफ्टर गांधी नामक पुस्तक के माध्यम से कई चिंतन प्रस्तुत किए गए हुए हैं, जो सारगर्भित है, विवेकशील है, तार्किक है। यह बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और जो विकासशील विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। उन प्रयासों को कुंठित करने का भी दौर चल रहा है, लेकिन प्रगतिशील विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष या समय विशेष का गुलाम नहीं होता। इसी चिंतन के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को मॉडर्न इंडिया का एक रेशनल विजनरी
आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के चौथे दशक, जो लंबे समय से जो व्याधियां, जो समस्याएं, जो बीमारियां भारत को लगी हुई थीं, वह विद्यमान थीं, जिनमें गरीबी अर्थात पोवर्टी के अलावा सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास के अलावा भारत बेरोजगारी से लंबे समय से जूझ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इससे जूझना पड़ा और इसे दूर करने के लिए स्पष्ट रूप से स्वतंत्र भारत में उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करने का प्रयास किया और सफल भी रहे। इसी के अलावा उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, खास करके होमी भाभा जैसे चिंतकों, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भारत की नई दिशा तय करने का प्लान किया और इस योजना के तहत उन्होंने इंटीग्रेटेड साइंटिफिक प्लानिंग के दौरान भारत को एटॉमिक एनर्जी से, भारत को साइंटिफिक स्किल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा उन्होंने कई साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया और भारत की एक नई तस्वीर खींचने की कोशिश की। इन कोशिशों के दौरान आर्थिकी जगत में भी सार्वभौमिक ढंग से भारतीय समाज के सार्वभौमिक दृष्टिकोण को विकसित कर भारतीय समाज को नई धारा से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि भारत मूल रूप से उस समय इंटीग्रेटेड साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक इन्वायरमेंट उन्होंने साइंटिफिक ओरिएंटेड होकर के तैयार किया, जिससे कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन या भाभा एटॉमिक एनर्जी जैसे इंस्टीट्यूशन, इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। भाकर नांगल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी और उसके तहत जो है भारतीय समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से विकसित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने साहित्य के विकास के लिए, कला के विकास के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकादमी जैसे इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया, जो आज हमारे लिए भाषाई और कला के दृष्टिकोण में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इंग्लिश लिटरेचर से उन्हें अगाध प्यार था, प्रेम था। इसका मतलब यह नहीं कि हिंदी साहित्य से उन्हें प्यार नहीं था। उन्होंने साहित्य को एक दृष्टिकोण से देखा, इसमें बर्ट्रैंड रसल की विचारधारा या
बर्नार्ड शॉ की विचारधारा एक तरफ जहां उन्हें उद्वेलित करती थी, वहीं दूसरी तरफ हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर जैसे व्यक्तित्व ने भी उनके विचारधारा को प्रभावित किया। हालांकि ये सभी समकालीन हैं, लेकिन समकालीन व्यक्ति होता है, विचारधारा नहीं। विचारधाराएं एक दूसरे के साथ समागम करते हुए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है और एक नई विचारधारा को विकसित करता है। इसे मार्क्सवाद ने भी स्वीकार किया है। कालांतर में संरचनावादी, प्रकार्यवादी या मैकेनिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है, या इवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ थॉट जो है, उसने भी स्वीकार किया है। तो उनका जो वेस्टर्न, उनकी विचारधारा में जो वेस्टर्न फिलॉसफी है या वेस्टर्न थॉट है या इंडिजीनियस थॉट है, उन सभी ने उनके मन मस्तिष्क को और उनकी विचारधारा को प्रभावित किया है। चाहे ट्राइबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे मार्जिनलाइज्ड क्लास, दलित क्लास, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए जो संविधान में विधान तैयार किया गया हुआ था अंबेडकर के द्वारा या विधानसभा के द्वारा, उन सभी को स्वीकार करते हुए, उन नियामकों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए भारत में विकास की रेखा को तीव्र करने का प्रयास किया और उन्हें सफलता मिली है, जिसके कारण आज हम उनकी आलोचना, समालोचना, मूल्यांकन कर रहे हैं। नेहरू एक विचारधारा या एक वैचारिक शक्ति है, जो शक्ति वैधानिकता से भी जुड़ी हुई है और शक्ति से भी जुड़ी हुई है। शक्ति को जब वैधानिकता का जामा पहना दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है। ऑथोरिटी रेशनलाइजेशन के प्रोसेस का अंतिम भाग होते हुए भी उसे इंप्लीमेंट करने की धारा जो है वह उसे मजबूत करती है या कमजोर करती है। इसी के कारण सत्ता का परिवर्तन होता है। यह चिंतन डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जिस पर प्रभाव इटली के महान चिंतक और मैकेनिकल स्कूल और साइक्लिकल स्कूल के फाउंडर के रूप में एस्टैब्लिश मॉस्का तथा विल्फ्रेड पैरेटो को जाता है। इसी दौर में रशिया में जन्म लिए अमेरिकी समाजशास्त्री, जिन्होंने पीटीरियम सोरोकिन के साथ अपने आप की विचारधारा से के चिंतन से अपने आप को जोड़ करके देखने का प्रयास किया है और उसे उन सारे चिंतनों को भारतीय समाज की रूपरेखा खींच करके
उसे तैयार करने का प्रयास किया, लागू करने का प्रयास किया। इसमें 1919 में सोवियत यूनियन के गठन के साथ ही जो रॉबर्ट लिंड के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया हुआ था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन सोवियत यूनियन, उसके माध्यम से भी, और 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड नामक पुस्तक जो लेनिन के द्वारा लिखी गई थी, उनकी विचारधाराओं के माध्यम से भी समाजवाद और साम्यवाद के चिंतन को अपने मना मस्तिष्क में स्थापित करते हुए भारतीय स्वतंत्र भारत की नई तस्वीर खींचने का प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी लोकतांत्रिक गतिविधियों को एस्टैब्लिश करते हुए करने का प्रयास किया और सफल भी रहे, जिसके कारण भारतीय लोकतंत्र आज भी दुनिया की सबसे सशक्त और सुदृढ़ लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ये इस विचारधारा को या इससे पूरे विश्व को अवगत कराने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो ऐसे में उनके विजन, उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वैदेशिक दृष्टिकोण से हो या गृह नीति के दृष्टिकोण से हो, सभी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भारत को किया। आज उनकी विचारधाराओं के माध्यम से भारत के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका विजन मूल रूप से आप ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या यूनिटी ऑफ इंडिया नामक पुस्तकों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस प्रकार के भारत का सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू देखा करते थे। उन सपनों के संदर्भ में द मिरर अखबार जो वाशिंगटन से प्रकाशित होते हैं, उसके ब्यूरो चीफ या वेस्ट एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया का मूल रूप से संपादक के रूप में स्थापित जॉन मिलर ने कहा कि गांधीवादी चिंतन का पर्याय के रूप में नेहरूवादी चिंतन को माना जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इन धाराओं के आधार पर जो वैश्विक दृष्टिकोण से पूरे भारत की राजनीति को स्थापित करने का श्रेय किसी को जाता है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू है और वह विचारधारा महात्मा गांधी की है। गांधीयन थॉट वह एक ऐसा थॉट है जिसने न सिर्फ पश्चिमी देशों को, न सिर्फ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को या भारत को ही नहीं प्रभावित किया है। यह दृष्टिकोण जो है, यह थॉट जो है गांधीवादी, वह पूरे विश्व को एक वसुंधरा कुटुंबकम की तरह हथेली पर ला करके भारत के समक्ष रख दिया है। ये चिंतन, ये विचारधारा यदि देखनी हो
तो श्री ऋषिराज ढड्ढानी जो सर्वोदयी नेता हैं, गांधी के बहुत नजदीकी रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से या मनु भाई का दृष्टिकोण देख लिया, जिन्होंने गांधी के चिंतन पर प्रकाश डाला है। गांधी का निजी सचिव प्यारे लाल के चिंतन को भी आप देख लें तो वह गांधीवादी चिंतन की एक नई परिभाषा दिखाती है। तो उसी तरह से नेहरूवादी चिंतन को प्रभावित करने का, और उस समय केवल नेहरूवादी चिंतन नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी ऐसा चिंतन नहीं है जिसको कि चाहे वह उदारवादी हो या मार्क्सवादी हो, वह गांधीयन चिंतन और नेहरूवादी चिंतन से प्रभावित नहीं हुआ है। तो इस पर हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है, समयापयोगी बनाने की आवश्यकता है, और उनके द्वारा जो रास्ते तय किए गए हुए हैं, जो मार्ग तैयार किया गया है, उन मार्ग को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूसरे पक्ष के साथ दूसरे वीडियो में रूबरू होऊंगा। इजाज़त दें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि इस फोरम को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और वीडियो पर कमेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।